नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग यूजीसी नेट जीआरएफ इतिहास के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और आज भी हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 45-46 क्वेश्चंस हैं जो कि पहले पूछे गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस रिपीट भी करते रहते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक कथन है इतिहासकार का, आपको बताना है किस इतिहासकार का है। फिलहाल यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो कथन है, यह सच है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदला है। यह सच है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदला है। ये किसने कहा? ये ऑक्सफोर्ड, एक इतिहासकार है ऑक्सफोर्ड। दूसरा कथन है, ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, इतिहास एक विज्ञान है, न कम है न अधिक। ये किसने कहा? जेबी ब्यूरी, इनको बोलते हैं ब्यूरी, शॉर्टकट में जेबी ब्यूरी इनका नाम है। तीसरा है, संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। ये किसने कहा? तो ये कहा है कॉलिंगवुड ने। कॉलिंगवुड ने कहा संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। फिर है, इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं, इसका महत्व, इसका वास्तविक महत्व शैक्षिक है। ये किसने कहा? ट्रेवेलियन ने कहा। और अगर आपको सारे कथन और उनसे संबंधित इतिहासकार पढ़ने हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे, इसी चैनल पे मैंने एक वीडियो अलग से बना रखा है। उसमें जितने भी अभी तक आए हैं कथन और इतिहासकार से संबंधित और जितने भी इम्पॉर्टेंट हैं उन सबको एक ही वीडियो में मैंने बता दिया है। तो उसको आप देख लीजिएगा, सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। फिर है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का नामकरण किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने। देखिए, ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसका पहले नाम हुआ करता था भारतीय राष्ट्रीय संघ है, लेकिन इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसने कहा? दादा भाई नौरोजी ने। फिर है, कौन सा कथन सत्य है? कथन ए है, 1939 में कांग्रेस द्वारा प्रांतों के मंत्रिमंडल में इस्तीफा देने के पश्चात शीघ्र मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। ये कथन बिल्कुल सही है। अंबेडकर जी ने इसका समर्थन किया। कथन बी है, यहाँ बी नहीं लिखा है तो ये भी सही है। तो उपरोक्त दोनों कथन सही है। अब देखिए, जब एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ पे आपको और सारे ऑप्शन रहते हैं, जैसे ए सही है, बी गलत है, बी सही, ए गलत, या ए बी दोनों सही है, ए बी की व्याख्या करता है, ऐसा मतलब ऑप्शन दिया रहता है। तो वो सब मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है क्योंकि उतना ज़रूरत है नहीं आपको सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चंस पढ़ने हैं और देखने किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो उसी आधार पे मैंने इस पीपीटी को तैयार किया है। फिर है, किसके फलस्वरूप विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ? तो ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयत्नों के फलस्वरूप। फिर है, वहाबी एवं कूका आंदोलन में कौन सी समानता पाई जाती है? वहाबी आंदोलन और कूका आंदोलन में कौन सी समानता पाई जाती है? ये भी प्रश्न पूछा गया था। तो दोनों में एक ही समानता है कि दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुए थे परंतु धीरे धीरे राजनीतिक आंदोलन बन गए। ये और 3-4 लाइनें दी रहेंगी तो उसमें आपको एक चूज़ करना रहेगा। तो यहाँ पे जो सही था वही मैंने लिखा है, बाकी 3 जो गलत थे उसको नहीं लिखा है। आपको सही ध्यान में रखना है, दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुए, बाद में राजनीतिक आंदोलन बन गए। अब यहाँ देख लीजिए, थोड़ा फैक्ट और देख लीजिए। कूका आंदोलन के प्रवर्तक भगत जवाहर मल थे। भगत जवाहर मल, इन्होंने कूका आंदोलन को शुरू किया था। और वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक थे सैयद अहमद, जो रायबरेली के थे। उन्नीस सौ सत्ताईस में 1927 में मद्रास विधानसभा के लिए नामांकित की जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? मुथुलक्ष्मी रेड्डी। ये मद्रास की विधानसभा में नामांकित की गई प्रथम महिला थी, 1927 में नामांकित की गई थी। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वास्तविक जन आधार वाली राजनीतिक पार्टी किस वार्षिक अधिवेशन के पश्चात बनी थी? तो नागपुर अधिवेशन 1920 के बाद ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी ये जन आधार वाली पार्टी बन गई थी। मतलब इससे आम जनता जुड़ गई थी। पहले शुरुआत में इससे उच्च वर्ग के लोग ही जुड़े थे, उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग के लोग जुड़े थे, आम जनता नहीं जुड़ी थी। लेकिन 1920 में जब कांग्रेस अधिवेशन का नागपुर अधिवेशन हुआ तो वहीं से कहा जाता है ये जनाधार जोड़ते चली गई। फिर किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का नाम एक साथ आया है? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख।
अब फिर सही मिलान आपको करना है, तो आपको पता होना चाहिए पढ़ाने का तरीका क्या है। मैंने पहले से ही इसको मिलान कर रखा है, सिर्फ आपको पढ़ लेना है, लेकिन एग्ज़ाम में आपको मिला मिलाया नहीं आएगा। तो पूरा पाषाण, चिप्पड़ पाषाण उपकरण, ये चिप्पड़ का मतलब खुरदुरे टाइप के, बहुत ज़्यादा चमकीले नहीं है, बहुत ज़्यादा चिकने नहीं हैं, चिप्पड़ टाइप के पाषाण उपकरण किस काल में पाए जाते थे? पूरा पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल के उपकरण थोड़े छोटे थे, लघु पाषाण उपकरण। और नव पाषाण काल में यहाँ पे थोड़ा सा ये नव पाषाण उपकरण जो होगा, यहाँ पे आपको लिखा रहना चाहिए घिसे हुए पाषाण उपकरण। तो घिसे हुए नव पाषाण काल में पाए गए। चिकने, अगर आपसे पूछे चिकना, घिसा हुआ या पॉलिशदार उपकरण या हथियार किस युग में पाए गए हैं, तो नव पाषाण युग में। ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक होगा, यहाँ होना चाहिए घिसा हुआ उपकरण। उच्च पुरा पाषाण में शैल चित्र पाए गए हैं। किसने 16वीं शताब्दी के विजयनगर शासन की राजकीय अर्थनीति को सामंतवादी कहा है? तो एन करिश्मा, इनका नाम कारिश्मा है, यहाँ करिश्मा लिखा हुआ है तो आप समझ जाइए एन करिश्मा। फिर है सही मिलान कीजिए। एक तरफ आपको ये देखिए नेता दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित कुछ पत्रिकाएं हैं। जैसे अल हिलाल, ये किसने निकाला था? अबुल कलाम आज़ाद। अब देखिए ये अब्दुल कलाम आज़ाद नहीं है, अबुल कलाम आज़ाद है। ये पहले मतलब नेता हुआ करते थे। और अब्दुल कलाम आज़ाद तो आप जानते हैं वैज्ञानिक थे, वो भी नेता भी थे, राष्ट्रपति भी बने थे, लेकिन ये दूसरे वाले हैं। इनका नाम है अबुल कलाम और जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था अब्दुल कलाम, तो दोनों में अंतर है। अबुल कलाम आज़ाद जो थे ये अल हिलाल के संपादक थे एक प्रकार से। फिरोज शाह मेहता से संबंधित कौन सी पत्रिका है? बॉम्बे क्रॉनिकल। एनी बेसेंट न्यू इंडिया और महात्मा गांधी यंग इंडिया। हड़प्पा सभ्यता की वह कौन सी विशेषता थी जो समकालीन अन्य सभ्यताओं में ज्ञात नहीं थी? तो सूती कपड़े का प्रयोग करते थे, सूती से कपड़ा बनाते थे हड़प्पावासी, ये अन्य सभ्यताओं में ज्ञात नहीं थी, तो ये नया था। सर्वाधिक हड़प्पीय पुरास्थल किस नदी के किनारे पाए गए हैं? सरस्वती नदी। सरस्वती नदी जिसे आज घग्घर नदी भी बोलते हैं, कहा जाता है लुप्त हो गई है, तो इसके किनारे सर्वाधिक हड़प्पा के स्थल पाए गए हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन है शिवाजी ने अपने स्वराज क्षेत्र में दक्कन की घुसपैठ को नियंत्रित किया था। दक्कन की शक्तियों की घुसपैठ को नियंत्रित किया था, यह सही है। शिवाजी ने 1664 में सूरत को लूटा था, यह भी सही है। पुरंदर की संधि 2 जून 1665 को शिवाजी और जय सिंह के बीच हुई थी, ये भी सही है। फिर है शिवाजी की मृत्यु 1690 में हुई, ये गलत है, तो आपको असत्य चुनना था, यानी कि सत्य नहीं है वही चुनना था। तो 1690 में नहीं हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी 1680 में, तो ऑप्शन डी इसमें गलत है। देशीय लोगों को शिक्षित करना हमारा नैतिक कर्तव्य है, यह कथन किसका है? लॉर्ड मियो, ये वायसराय था, इसका कहना था कि भारतीय लोग जो हैं यानी देशीय लोग हैं, इनको शिक्षित करना हमारा कर्तव्य है। लॉर्ड मियो ने अजमेर में मियो कॉलेज की स्थापना की थी और इसी के समय प्रथम जनगणना भी भारत में हुई थी। किस वर्ष में विज्ञान की शिक्षा के लिए इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई? 1876 में। विज्ञान की शिक्षा के लिए इंडियन एसोसिएशन की स्थापना डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ने 20 जुलाई 1876 में की थी, जबकि इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने 1875 में की थी। फिर से देख लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है और आ भी सकता है। शिशिर कुमार घोष ने 1875 में किसकी स्थापना की थी? इंडियन लीग की। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ने। फिर राजा राममोहन राय की जीवनी का लेखक कौन था? मेरी कारपेंटर। फिर है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कौन सा सत्य नहीं है। ध्यान दीजिए, सत्य नहीं है। तो यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के भारत आगमन से 17वीं शताब्दी में भारत के निर्यात व्यापार पर विपरीत प्रभाव पड़ा, ये गलत है। क्योंकि यूरोपीय कंपनियां देखिए भारत में जब आई थी तो वो पहले
शासन यहाँ स्थापित करने नहीं आई थी, वो पहले आई व्यापार की और अपने देश से सोना चांदी लाते थे, क्योंकि उनकी करेंसी हमारे देश में नहीं चलती थी, तो वो अपने देश से सोना चांदी लाते थे, तो भारतीय व्यापार बढ़ रहा था, विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा शुरुआत में जब आई थी कंपनियाँ, तो इसलिए कथन गलत है। यहाँ लिखा विपरीत प्रभाव पड़ा, ये गलत है। बाद में जब उन्होंने शोषण करना शुरू किया और तमाम तरह की नीतियाँ बनाई, युद्धों को जीता और हम पर हावी हो गए, तब उन्होंने जिस तरह से शोषण किया उसके कारण प्रभाव पड़ा, लेकिन शुरुआत में नहीं पड़ा था। तो पहला गलत है। दूसरा देखते हैं, 17वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों के कारण बड़ी मात्रा में चांदी लाई गई, ये देखिए, तो ठीक है, सही है, क्योंकि वो लोग चांदी लाते थे, उसी से व्यापार करते थे। चांदी भारत को आता था और भारत से सामान यूरोप में जाता था। ये कथन है, वाणिज्य के इतिहास में कठिनाई से इस दरिद्रता के समानांतर कोई अन्य उदाहरण मिलेगा। भारत के मैदानों, यहाँ मैदानों होगा, मैदानों को जुलाहों की हड्डियाँ विरंजित करती हैं। ये कथन किसका है? विलियम बेंटिक। मतलब विलियम बेंटिक ने कहा कि इतना ज़्यादा भारतीय किसानों का शोषण किया गया है कि जो भारतीय खेत हैं या जो भारतीय मैदान हैं वो किसानों और जुलाहों की हड्डियों से पट गए हैं। मतलब इतना ज़्यादा अंग्रेजी शासनकाल में हमारे देश में अकाल पड़ा कि लोग इतना भूखों मर गए कि हड्डी ही हड्डी दिख रही। मतलब इसका कहने का मतलब यही था। असम के अहोम राज्य, देखिए असम को पहले अहोम बोलते थे, वही चीज़ है। असम के अहोम राज्य का वर्णन किस मुगल दरबारी इतिहास लेखन में किया गया है? आलमगीर नामा, ये एक रचना है और इसमें अहोम राज्य का वर्णन किया गया है। अब थोड़ा सा यहाँ व्याख्या देख लेते हैं इसको। मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम द्वारा रचित है आलमगीर नामा। तो आलमगीर नामा को किसने लिखा? मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम। और पृष्ठ संख्या 70 पर असम के अहोम राज्य का वर्णन किया गया है। इतना आपको समझ में आ गया? तो आलमगीर नामा किसने लिखा? मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम। अब और देख लीजिए थोड़ा फैक्ट। अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा रचित पादशाह नामा शाहजहाँ के काल से संबंधित, यहाँ काल होगा। तो अब्दुल हमीद लाहौरी की कौन सी रचना है? पादशाह नामा। और ये किससे संबंधित है? शाहजहाँ के शासनकाल से। एक और रचना है फुतूहात आलमगिरी, ये ईश्वरदास नागर द्वारा लिखा गया है। और मासिर आलमगिरी मोहम्मद सकी मुस्तैद द्वारा लिखा गया है। मासिर आलमगिरी मोहम्मद सकी मुस्तैद खान द्वारा लिखा गया है। तो इसको भी याद रखना आपको। भारत में सबसे बड़ा ब्रिटिश पूंजी निवेश किस क्षेत्र में किया गया? यानी इंग्लैंड के लोगों ने, हम कहीं इंग्लैंड के व्यापारियों ने, ब्रिटिशों ने सबसे ज़्यादा निवेश कहाँ किया? तो रेलवे में किया, बैंकिंग में, बीमा में, नौ परिवहन में। कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, स्थल मार्ग द्वारा भारत में आयातित वस्तुओं में घोड़े का बहुत बड़ा हिस्सा था, ये सही है। 17वीं शताब्दी में सूरत के व्यापारियों में वीरजी वोहरा का एक प्रमुख स्थान है, ये भी सही है। पुर्तगालियों ने 17वीं शताब्दी में भारत के सामुद्रिक व्यापार पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था, यहाँ प्रभुत्व होगा, प्रभुत्व स्थापित कर रखा था, ये गलत है। क्योंकि 17वीं शताब्दी में पुर्तगाली लगभग समाप्त हो गए थे, क्योंकि शुरुआत में पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच, अंग्रेज आए, तो डचों और अंग्रेज़ों से इनका एक प्रकार से संघर्ष हुआ और फिर ये संघर्ष में पीछे रह गए। 17वीं शताब्दी में अनेक मुगल अमीरों ने व्यापार और वाणिज्य में भाग लिया, ये बात सही है। भारत में सर्वप्रथम किस अभिलेख में शून्य का प्रमाण मिला है? भोजदेव का ग्वालियर अभिलेख। भोजदेव का ग्वालियर अभिलेख में सर्वप्रथम शून्य का यानी जीरो का प्रमाण मिला है। अब और देख लीजिए फैक्ट। गौतमीपुत्र सातकर्णी के नासिक अभिलेख से स्पष्ट होता है कि शक शासक नहपान को सातकर्णी ने परास्त कर दिया था। सर्वप्रथम एरण अभिलेख से गोपराज नामक सेनापति के स्त्री के सती होने का साक्ष्य मिलता है। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है, मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस पेपर में कराया है, पिछले वीडियो में, कि सती प्रथा का उल्लेख किस अभिलेख से मिलता है? तो एरण नामक अभिलेख से। एरण अभिलेख गोपराज नामक सेनापति की एक स्त्री थी, पत्नी थी, वो सती हो गई थी। फिर है, कौन सा नगर पुरातन काल के दौरान बंदरगाह नहीं था? तो तूतीकोरिन नहीं था, बाकी ये सब प्राचीन काल में बंदरगाह थे। पुमपुहार हो गया, या ताम्रलिप्ति, नागापट्टनम,
ये सब बंदरगाह थे प्राचीन काल के। पुम्पुहार को कावेरी पट्टनम कहते हैं, पता होगा। फिर सही मिलान कीजिए। तो इधर कुछ नगर दिए हुए हैं और इधर उनसे संबंधित कुछ तथ्य दिए हैं। जैसे कोडुमल किससे संबंधित है? व्यापारिक केंद्र। कोडुमल क्या था? एक व्यापारिक केंद्र था। गंगई कोंडन कौन क्या था? चोलों की राजधानी। महाबलीपुरम पल्लव मंदिर से संबंधित है। और पुम्पुहार बंदरगाह नगर, मैंने अभी आपको पीछे ही बताया है, ये यहीं पे आपको बताया है कि पुम्पुहार क्या है? एक बंदरगाह है जिसको कावेरी पट्टनम भी कहते हैं। किसने मालवा पर मुगल आक्रमण को यह कहकर उचित ठहराया कि बाज बहादुर ने अपने आप को अनैतिक एवं कुत्सित कार्यों में लिप्त कर रखा था? ये निजामुद्दीन अहमद ने बात की है। इन्होंने ही लिखा था तबकात अकबरी, जो अकबर से संबंधित है। तबकात अकबरी उसको इन्होंने लिखा था। और जब अकबर तबकात अकबरी इन्होंने ही लिखा था। और अकबर ने कहाँ पे आक्रमण किया था? मालवा के शासक बाज बहादुर पे। तो उस आक्रमण को इन्होंने ही उचित बताया था और कहा कि वो जो बाज बहादुर था वो दुष्ट था, अनैतिक था, इसलिए आक्रमण सही है। कौन सा कथन सत्य है बताना है। कथन ए है, शाहजहां ने सिजदा और पैबोस प्रथा को समाप्त कर दिया, उसके स्थान पर चहार तस्लीम की प्रथा शुरू की। ये सही है। अब इसको आपको याद रखना है। शाहजहां ने सिजदा और पैबोस प्रथा को समाप्त किया और उसके जगह चहार तस्लीम की प्रथा शुरू की। औरंगजेब तुलादान प्रथा और झरोखा दर्शन समाप्त कर दिया। ए और बी दोनों सत्य हैं। फिर वही चीज़ है, सत्य आपको बताना है। कथन यह है, जहांगीर के समय चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। ये सही है। वह अन्य कलाओं में रुचि नहीं रखता था। ये गलत है, अन्य कलाओं में भी रुचि रखता था। सही मिलान कीजिए। एक तरफ शब्दावलियाँ दी हुई हैं, दूसरी तरफ उनके अर्थ दिए हुए हैं। पहला है आदि। आदि होते थे व्यक्तिगत सैनिक। ये शासक या सम्राट के व्यक्तिगत सैनिक होते थे। इनको भद्र सैनिक यानी अच्छे सैनिक माना जाता था। व्यक्तिगत सैनिक यानी एक प्रकार से बॉडीगार्ड आप कह सकते हैं, जो राजा के आसपास ही रहते थे, व्यक्तिगत सैनिक, तो उनको आदि बोला था। अशरफ होता है कुलीन वंश का व्यक्ति और जामा कामिल होता है वित्त अधिकारी। शिवनाह निगर होता है समाचार भेजने वाला। शिवनाह निगर समाचार भेजने वाला। फिर से आपको सही मिलान करना है। फुतूह, ये कुछ शब्दावलियाँ हैं और इधर उनके अर्थ हैं। फुतूह का अर्थ होता है, ये क्वेश्चन और भी आ चुका है, एक दो बार और भी आ चुका है, तो इसके रिपीट होने के चांस ज़्यादा हैं। फुतूह का मतलब होता है ऐच्छिक दान। समा का मतलब होता है सूफी संगीत समागम। और बरकत का मतलब होता है सूफी संत द्वारा अर्जित आध्यात्मिक शोभा या पवित्रता। मलफूज का मतलब होता है सूफी संतों का वार्तालाप। या किसका कथन है कि एक स्त्री के लिए सबसे उत्तम स्थान पर्दा या कब्र है? बदायूनी। ये बात बदायूनी ने कहा है, इतिहासकार है एक। कौन सा कथन सत्य है? कथन यह है, अपने पिता एवं सूर्य शासकों के समान हुमायूं भी अपने से उच्चतर किसी राजनीतिक सत्ता को मान्यता देने का इच्छुक नहीं था। सही है। हुमायूं ने स्वयं खलीफा की उपाधि धारण की, ये बात गलत है। देखिए, वो हुमायूं इतना मानता था कि हाँ, हमारे ऊपर किसी की सत्ता है नहीं, यानी सर्वोच्च हम ही हैं, हमारे ऊपर कोई राजनीतिक सत्ता नहीं है, ये मानता था। लेकिन उसने खलीफा की उपाधि धारण नहीं की, तो ये कथन गलत है। ये वाला सही है। सही मिलान कीजिए। जलालुद्दीन खिलजी ने सीदी मौला का वध कराया था। ये एक विद्रोही था। अलाउद्दीन खिलजी मालवा एवं गुजरात की विजय करता है, आपको पता होना चाहिए। गयासुद्दीन तुगलक बंगाल विजय। फिरोज शाह तुगलक सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना करता है। तो ये तो आसान प्रश्न था। फिर है उत्तर वैदिक कालीन पांचाल राज का सर्वाधिक प्रसिद्ध दार्शनिक नरेश कौन था? प्रवाहन जैवली। इसके अलावा उत्तर वैदिक काल में विदेह के जनक, कैकेयी के अशुपति, काशी के अजातशत्रु आदि अनेक ऐसे राजा हुए जो ब्रह्म ज्ञान तथा आध्यात्मिक चिंतन से जुड़े थे। किसने सर्वप्रथम भारत पर आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत प्रतिपादित किया? आरपी चांद ने। आरपी चांद ने सर्वप्रथम बताया कि भारत पर आर्यों का आक्रमण हुआ है। नीचे और देख लीजिए थोड़ा सा। गार्डन वी चाइल्ड एवं व्हीलर महोदय ने आर्यों के निवास स्थल को कहाँ बताया? मध्य एशिया। तो हो सकता है अगली बार पूछ ले आपसे क्वेश्चन कि आर्यों का निवास स्थल मध्य एशिया किसने बताया है? तो
व्हीलर और गार्डन चाइल्ड। सही मिलान करना है आपको। इधर शब्दावलियाँ दी हुई हैं, यानी इधर प्राचीन नाम है और इधर आधुनिक नाम। जैसे सिंध वाले क्षेत्र को पहले मेलुहा बोलते थे, बहरीन को दिलमुन बोलते थे, मकरान तट को मक्कन या माकन और मध्य एशिया को कुरगांव बोलते थे। कौन धर्म सूत्रकार नियोग प्रथा को अनुचित बताता है? आपस्तंभ, ये एक धर्म सूत्रकार थे और ये बताते हैं जो नियोग प्रथा थी वो अनुचित थी। अब नियोग प्रथा क्या है उसको थोड़ा समझ लीजिए, फिर मैं इसको आपको बताता हूँ। नियोग प्रथा वैदिक काल में ये इसका प्रचलन था। और नियोग प्रथा में जैसे ये होता है कि मान लीजिए कोई पति पत्नी है और पत्नी जो है वो माँ नहीं बन पा रही है किसी कारण से, इतना तो आप समझते हैं, माँ नहीं बन पा रही, तो पत्नी चाहे तो अपने देवर के साथ संबंध बना सकती है बच्चे के लिए। तो यही था नियोग प्रथा। बाकी मुझे ज़्यादा यहाँ डिटेल नहीं करना, आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो यही नियोग प्रथा था, देवर से संबंध बनाना। आपस्तंभ कहते हैं ये अनुचित है। इन्होंने कहा है कि कन्या को यह भी अधिकार दिया है कि यौनावस्था प्राप्त करने पर यदि उसके पिता द्वारा उसका विवाह नहीं किया जाता तो 3 माह प्रतीक्षा करने के बाद वह अपना विवाह स्वयं कर सकती है, यानी स्वयं में वो अपना विवाह कर सकती है। किस ग्रंथ में कौटिल्य के कई नामों का उल्लेख किया गया है? तो ये अभिधान चिंतामणि। अभिधान चिंतामणि किसका है? हेमचंद्र का। इसमें कौटिल्य के कई नामों का उल्लेख है, जैसे वात्स्यायन, मल्लिनाग, कुटिल, चाणक्य, द्रमिल, पच्छिल स्वामी, विष्णुगुप्त, अंगुल, ये सब कौटिल्य का ही नाम है। तमिल लेखकों के तीसरे महान संगम की पीठ कहाँ स्थित थी? मदुरा। ये भी क्वेश्चन 2-3 बार आ गया है, मैंने पिछले वाले वीडियो में भी यही क्वेश्चन बताया था। द्वितीय संगम कपाटपुरम में, कपाटपुरम को अलैवे भी बोलते हैं। तो प्रथम और तृतीय संगम कहाँ हुआ था? मथुरा में, और द्वितीय कपाटपुरम में। कौन सा महापाषाण कालीन संस्कृति से संबंधित नहीं है? तो चंद्रगिरी है, ब्रह्मगिरी है, अधिच्छानल्लूर है, उतनूर नहीं है। उतनूर है एक नवपाषाण कालीन स्थल, तो ये महापाषाण कालीन संस्कृति से संबंधित नहीं है। अब देख लीजिए महापाषाण कालीन संस्कृति क्या है। देखिए, नवपाषाण युग के बाद दक्षिण भारत में जिस संस्कृति का उदय हुआ उसे महापाषाण संस्कृति कहते हैं। तो ये महापाषाण संस्कृति दक्षिण भारत से संबंधित है। और जब हमारे देश में नवपाषाण युग समाप्त हुआ तो कहा जाता है उसी समय दक्षिण भारत में महापाषाण संस्कृति का उदय हुआ। और इससे संबंधित कुछ नगर हैं, स्थल हैं, ब्रह्मगिरी, मास्की, चिंगलपुक्त, अधिच्छानल्लूर, चंद्रगिरी आदि, जबकि उतनूर एक नवपाषाणकालीन स्थल है। किसमें तमिलवासियों की व्यापारिक गतिविधियों संबंधी संदर्भ प्राप्त होते हैं? सिलप्पाधिकारम। ये एक तमिल साहित्य है, साहित्य ग्रंथ है, और इसमें तमिलवासियों की व्यापारिक संबंधी गतिविधियों के बारे में जानकारी मिलती है। सिलप्पाधिकारम की रचना अलिंगो अडिगल ने की थी। और एक और साहित्य है मणिमेखलय, इसकी रचना सतनार ने की थी। और कुरल का लेखक तिरुवल्लुवर है। तो ये 3 रचनाएं थी, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। फिर सही मिलान कीजिए। न्याय, इधर ये दर्शन दिए हुए हैं और इधर उनके संस्थापक। न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? गौतम। वैशेषिक दर्शन के कणाद, सांख्य दर्शन के कपिल, मीमांसा के जैमिनी। फिर सही मिलान करना है। इधर संगम साहित्य ग्रंथ दिए हुए हैं और इधर उस ग्रंथ में क्या है, उसका विषय क्या है, ये दिया हुआ है। तो ये तोलाक्काप्पियम, थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम हो सकती है। तोलाक्काप्पियम एक तमिल व्याकरण है। तिरुकुरल जैन दर्शन है। सिलप्पाधिकारम प्रेम कथा है। परिपाडल दर्शन है। तो ये इतने क्वेश्चन, लगभग 45-46 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करा दिए। आगे भी हम लोग क्वेश्चंस करते रहेंगे। आप वीडियो को लगातार सीक्वेंस से देखते रहिए और जो इम्पोर्टेंट है उसको आप नोट भी करते रहिए। अगर आप नोट नहीं करते हैं तो एक वीडियो को कम से कम 2-3 बार देखिए, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती, 20 से 25 मिनट की वीडियो होती है। आराम से आप देख सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।